डाइवर्सिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक स्टॉक में ज्यादा मत घुसो, रिस्क मैनेज करो, इमोशंस कंट्रोल करो। ट्रेडिंग के ऑलमोस्ट हर बुक, हर कोर्स और हर एक्सपर्ट से यही सुना है ना आपने, पर एक इन्वेस्टर ने ये सारे रूल्स तोड़ दिए। कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, क्रैश के टाइम भी स्टॉक होल्ड करके रखना, और आज हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर उन्हें बिग बुल के नाम से याद करता है। राकेश झुंझुनवाला, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक लकी स्टॉक पिक नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च और खुद के रिसर्च पर बिलीफ है, जो आज तो शायद फिर भी कॉमन हो गया हो, लेकिन 2002 के मेजॉरिटी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के अप्रोच से एकदम अलग था। सोशल मीडिया पे लेकिन आज भी कई लोग बोलते हैं कि टाइटन गैम्बल था। इतना कॉन्सेंट्रेटेड बेट कौन लेता है? जो कि बोलना एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए गलत नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ ना हो, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। असली क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने क्या खरीदा, असली क्वेश्चन ये है कि उन्होंने वो ही क्यों खरीदा। उस स्टॉक पिक के पीछे क्या माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग थी जिसने राकेश झुंझुनवाला से सारे रूल्स तोड़वा दिए, और कौन से रूल्स उन्होंने खुद के लिए बनाए। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल एंड वेलकम टू द स्मार्ट मनी सीरीज, जिसमें हम लेजेंडरी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के अप्रोच और माइंडसेट को डिकोड करेंगे। हर वीडियो की तरह बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। शुरू करेंगे उस चीज से जिसके लिए राकेश झुंझुनवाला को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलती थी, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स। सोचो ये आपका पोर्टफोलियो है, उसमें एक ही स्टॉक इतना बड़ा हिस्सा लेके रखा है कि वही अकेले आपके नेटवर्थ को डिटरमाइन करेगा। ऑनेस्टली बताना, क्या आप इतना बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बेट लोगे? राकेश झुंझुनवाला ने यही किया, और वो स्टॉक था टाइटन। हम आज टाइटन के चार्ट को राइट से लेफ्ट देखते हैं, जहां ये मल्टी डेकेड कंपाउंडिंग स्टोरी बन चुका है, लेकिन राकेश झुंझुनवाला ने इसे लेफ्ट साइड से देखा था व्हेन दिस वाज जस्ट अनदर वॉच कंपनी, जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन ज्वेलरी बिजनेस। इस टाइम लोग टाइटन को बोरिंग और ओवरप्राइस्ड बोल के इग्नोर कर रहे थे। तो राकेश झुंझुनवाला ने ऐसा क्या देखा जो बाकी मार्केट नहीं देख पा रही थी? 3 चीजें: इंडिया, बिहेवियर और मैनेजमेंट। पहला फिल्टर था इंडिया। राकेश झुंझुनवाला विजनरी थे और उन्होंने फ्यूचर इंडियन कंज्यूमर लेंस से टाइटन को देखा। He asked these questions which no one asked. अगले 10 to 15 years में इंडिया कैसा दिखेगा? क्या मिडिल क्लास बढ़ेगी? क्या लोग अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स से हटकर ब्रांडेड स्टोर्स पर आएंगे? और सबसे बेसिक, क्या इंडियंस गोल्ड ही खरीदना बंद कर देंगे? ऑब्वियसली नहीं। अगर ऐसा तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ेगा या नहीं? इसका आंसर आया दूसरे फिल्टर से। दूसरा फिल्टर था बिहेवियर। राकेश झुंझुनवाला ये समझ गए थे कि ज्वेलरी खरीदने के पीछे 2 बहुत मेजर फैक्टर्स हैं, इमोशन और ट्रस्ट। अब जहां इमोशन हाई होता है, वहां ब्रांड और ट्रस्ट का पावर भी हाई होता है। अगर टाइटन इस ट्रस्ट को कैप्चर कर पाया तो इसके पास प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा और रिपीट कस्टमर्स भी। और इस ब्रांड को कौन ड्राइव करेगा? मैनेजमेंट। उनका तीसरा फिल्टर था मैनेजमेंट। इस पे मेन क्वेश्चन जो आया, क्या इस मैनेजमेंट पर 10 to 15 इयर्स का बेट लिया जा सकता है? टाइटन के पास टाटा ग्रुप का बैकिंग था, गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था और मैनेजमेंट प्रोफेशनल थी। तो अल्टीमेट माइंडसेट जिसने राकेश झुंझुनवाला का ये डिसीजन ड्राइव किया, अगर एक लाइन में बोले, वो था अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड प्लेयर्स मल्टी डेकेड कंपाउंडिंग के अच्छे कैंडिडेट्स बन सकते हैं। यहीं से थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग। 2008 का क्रैश आया, फिर 2013 का स्लो डाउन, और फिर कोविड, जिसमें लग्जरी स्पेंडिंग पे पूरा क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ जनरल पब्लिक टाइटन जैसे स्टॉक्स को बेचने लग गए थे, लेकिन राकेश झुंझुनवाला ने उसे होल्ड करके रखा। तो क्वेश्चन बस ये नहीं है कि राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन को क्यों चूज किया, क्वेश्चन ये भी है कि इतने अप्स, डाउन्स और अनसर्टेनिटीज के थ्रू उन्होंने ये स्टॉक होल्ड क्यों करके रखा। इससे हमें उनका थॉट प्रोसेस और क्लियरली समझ आता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, राकेश झुंझुनवाला टाइटन में सिर्फ चार्ट नहीं देख रहे थे, बट इंडिया का फ्यूचर देख रहे थे। उनके दिमाग में स्टॉक के करंट प्राइसेस नहीं, अभी भी यही क्वेश्चंस चल रहे थे कि 10 से 15 साल बाद भी क्या इंडियंस गोल्ड खरीदेंगे? क्या ब्रांड पे ट्रस्ट बढ़ेगा? क्या मैनेजमेंट इस ब्रांड को सही से चला पाएगी? जब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स उनके लिए हाँ थे, तो 20, 30, 40% की करेक्शंस उनके लिए सिर्फ नॉइज थी, थीसिस ब्रेकर नहीं। हम लोग अक्सर प्राइस देख के थीसिस चेंज कर लेते हैं, पर लेजेंडरी इन्वेस्टर्स नहीं।
अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लकी बेट था, तो अब देखते हैं कि वही माइंड ने जब फार्मा और क्रेडिट रेटिंग जैसे सेक्टर्स में बेट्स लिए तो क्या क्वेश्चंस रहे होंगे। उनके पोर्टफोलियो में 2 और मेजर सक्सेस स्टोरीज थी। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, टाइटन तो अलग स्टोरी थी, इंडिया ग्रो करेगा, गोल्ड बिकता रहेगा, टाटा ब्रांड है, समझ आता है। लेकिन उनके पोर्टफोलियो में एक नाम और था, ल्यूपिन, एक कॉम्प्लेक्स फार्मा बिजनेस। यूएस एफडीए अप्रूवल्स, क्वालिटी ऑडिट्स, करेंसी रिस्क, ये सब चीजें एवरेज इन्वेस्टर्स को थोड़ी रिस्की लगती है। और फिर एक और नाम, क्रिसिल, रेटिंग्स, रिसर्च, रिस्क असेसमेंट। किसी को बोरिंग लगता है, किसी को समझ ही नहीं आता कि पैसा यहाँ कैसे बनता है। तो एक ही इन्वेस्टर टाइटन जैसी ज्वेलरी कंज्यूमर ब्रांड भी पकड़ रहा है, ल्यूपिन जैसे ग्लोबल फार्मा कंपनीज भी, और क्रिसिल जैसे रेटिंग्स बिजनेस भी। देखिए, पॉइंट है सेक्टर अलग हो सकता है, लेकिन माइंड में फ्रेमवर्क एक ही है। चलिए राकेश झुनझुनवाला के मेंटल फ्रेमवर्क को समझते हैं कि क्या मेन क्वेश्चंस के वो आंसर्स खोजने की कोशिश किए टू सी इफ अ बिजनेस इज इन्वेस्टेबल और नॉट। फर्स्ट, कंपनी का स्केलेबल वेरिएबल क्या है। टाइटन में उनका मेन क्वेश्चन था कि कैन इट बिकम अ ट्रस्टवर्दी ब्रांडेड ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड जो पूरे देश में स्केल कर सके। लेकिन सेम क्वेश्चन लुपिन में नहीं था। लुपिन के लिए राकेश झुनझुनवाला ने कंपैरिजन किया उस टाइम के रैनबैक्सी से। रैनबैक्सी ने बस एक प्रोडक्ट बेच के ही 250 करोड़ रुपीस कमाए थे, और राकेश झुनझुनवाला ने देखा कि लुपिन के पास एशिया का ओनली यूएस एफडीए अप्रूव्ड इंजेक्टेबल्स प्लांट था। बस यही नहीं, लुपिन एक प्रोडक्ट का ओनली फाइलर था जिसका मार्केट साइज उस वक्त $360 मिलियन का था। इस टाइम लुपिन का मार्केट कैप बस 200 करोड़ रुपीस का ही था। तो दिस इन्वेस्टमेंट वाज अ नो ब्रेनर फॉर हिम। ऐसे सिचुएशंस को राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर भी कहा। Those kind of situations, I think, invest now, investigate later. दूसरा सवाल, स्केल अप के टाइम बिजनेस ब्रेक तो नहीं होगा ना। मतलब क्या इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बिना इधर उधर हुए, बिना गवर्नेंस प्रॉब्लम्स के, बिना स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बहुत बड़ा बन सकता है? तो तीनों ही कंपनीज में ये सैटिस्फाइड था। टाइटन के पास ब्रांड पावर था और अच्छा वर्किंग कैपिटल साइकिल था जो उसे अल्टीमेटली स्केल करने में हेल्प भी किया। लुपिन R&D हैवी था, लेकिन अगर उसका पाइपलाइन चलता रहता तो ग्लोबल स्केल पॉसिबल था। और क्रिसिल में जहां एक बार सिस्टम्स बन गए तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से मार्जिन्स और एक्सपैंड होते गए। तीसरा सवाल, क्या मैनेजमेंट पे 10 साल का ट्रस्ट रखा जा सकता है? फार्मा में एग्जीक्यूशन और कंप्लायंस दोनों क्रिटिकल थे, और रेटिंग्स बिजनेस में इम्पार्शियलिटी और क्रेडिबिलिटी ही सब कुछ। अगर एक बार भी मार्केट को लग गया कि ये एजेंसी बायस्ड है या कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सब खत्म। तो राकेश झुनझुनवाला सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे थे, वो ये जज कर रहे थे कि मैनेजमेंट डिफिकल्ट टाइम्स को नेविगेट और प्रेशर में भी सही डिसीजंस ले पाएगी या नहीं। देखो, अल्टीमेट क्वेश्चन एक ही है फॉर एनी कंपनी और एनी सेक्टर, ये कंपनी इंडिया के साथ कैसे ग्रो करेगी। राकेश झुनझुनवाला के लिए पेशेंस एक बहुत बड़ा की तो था ही, जिस तरह टाइटन में उन्होंने दिखाया, लेकिन ल्यूपिन में उन्होंने दिखाया कब कैलकुलेटेड एग्जिट्स लेने हैं। सालों तक उन्होंने वेट किया और वैल्यू क्रिएट होती जा रही थी। फिर जब उनको लगा कि इंडस्ट्री डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, यानी प्राइस प्रेशर, कंपटीशन और रेगुलेटरी रिस्क्स बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने धीरे धीरे शेयर्स ऑफलोड करना स्टार्ट कर दिया। ल्यूपिन में सेम कन्विक्शन बेस्ड अप्रोच था। डिफरेंस बस ये था कि टाइटन में उनके फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर्स अब भी यस थे, लेकिन लुपिन में आंसर्स धीरे धीरे मे बी या नो बनने लग गए। लेकिन राकेश झुनझुनवाला का हर जगह परफेक्ट फ्रेमवर्क और हर बेट मल्टी बैगर नहीं था। कुछ जगह उनके फ्रेमवर्क्स फेल भी हुए और कुछ जगह ऑप्टिमिज्म थोड़ा ज्यादा था। हर फ्रेमवर्क की तरह इस फ्रेमवर्क के भी लिमिटेशंस थे और कुछ जगह उनके बेट्स काफी बैडली बन गए। कुछ रियल एस्टेट और इंफ्रा स्टोरीज में उन्होंने बहुत अग्रेसिव ऑप्टिमिज्म दिखाया। ये ऑप्टिमिज्म मेनली इंडिया के इंफ्रा बूम से ड्रिवन था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। डिलेस और पॉलिसी इश्यूज ने क्वेश्चंस रेज कर दिए। एयरलाइन बिजनेसेस में भी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन उनके फेवर में नहीं गया। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है। राकेश झुनझुनवाला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कन्विक्शन, और हर स्ट्रेंथ की तरह इसका भी एक डार्क साइड था, ओवर लेवरेजिंग। बिना कन्विक्शन के आप कभी टाइटन जैसे बेट्स इतने बड़े साइजेस में नहीं ले पाओगे, लेकिन वही क्वालिटी कभी कभी आपको ऐसे सेक्टर्स में इतना डीप ले जाती है कि रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं पर हमें डिफरेंस समझ आता है हम जैसे लोगों में और राकेश झुनझुनवाला में। हम लोग क्या करते हैं जब कोई बड़ा लॉस हो जाता है? या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर इतना हर्ट हो जाते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है। राकेश झुनझुनवाला इन लॉसेस को ट्यूशन फीस मानते थे। वो देखते थे वेयर डिड हिज थीसिस गो रॉन्ग। इन लर्निंग्स को फिर वो अपने अगले बेट्स में यूज करते थे।
लेकिन लॉसेस को फीडबैक बनाने के लिए एक बहुत क्रिटिकल स्किल चाहिए, माइंड में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग रखना। रूल्स बहुत अलग होते हैं व्हेन वी आर ट्रेडिंग एंड व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग के टाइम शॉर्ट टर्म न्यूज़ देखा जाता है, पैटर्न स्पॉटिंग की जाती है और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं इन्वेस्टिंग के टाइम लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं जैसे कंट्री के नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स का व्यू, कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और बहुत कुछ। यहीं पर नॉर्मल पब्लिक सबसे बड़ी गलती कर बैठती है और ये राकेश झुनझुनवाला से सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टिंग करते टाइम नॉर्मल लोग स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म करेक्शंस, टेम्पररी मार्केट क्रैशेस और बेरिश पैटर्न्स जैसी चीजें देखकर एग्जिट ले लेते हैं, पर ये सारी चीजें एक 10 to 15 ईयर व्यू के पर्सपेक्टिव से बस नॉइज है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ना ट्रेडिंग हो पाती है ना इन्वेस्टिंग। इससे हमें सबसे बड़ा इनसाइट ये मिलता है कि प्राइस और वैल्यू एक चीज नहीं होती। ट्रेडिंग मार्केट देखकर किया जाता है और इन्वेस्टिंग बिजनेस देखकर। अब जब आप राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो जूम आउट करके देखते हो, टाइटन, ल्यूपिन, क्रिसिल, एयरलाइंस, रियल एस्टेट सब लगते तो अलग है, पर इन सब के थीसिस में एक चीज कॉमन है, बिलीफ इन इंडिया। राकेश झुनझुनवाला को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि इंडिया इन 2030 विल बी मच रिचर देन इंडिया इन 2000। राकेश झुनझुनवाला पहले इंडिया पर बुलिश हुए, फिर उस ग्रोथ को राइड करने वाले बिजनेसेस की उन्होंने तलाश की। टाइटन फॉर कंजम्पशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिसिल फॉर फाइनेंशियलाइजेशन, लूपिन फॉर इंडियाज फार्मा एंड एयरलाइंस एंड इंफ्रा फॉर अर्बनाइजेशन एंड मोबिलिटी। उसके बाद ही प्राइस और टाइमिंग आए। यानी यहां मेंटल मॉडल सिंपल था, पहले इंडिया फिर बिजनेस, स्केलेबल वेरिएबल क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, स्केलिंग के टाइम फटेगा तो नहीं, और फाइनली प्राइस, यानी ऐसे बिजनेस को कौन सी वैल्यूएशन पे लाइफ टाइम होल्ड बनाया जा सकता है। इसी मेंटल मॉडल से हम ये सारी लर्निंग्स ले सकते हैं। जहां कन्विक्शन स्ट्रांग हो, पोजीशन साइज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान से, बिना ओवर लेवरेज किए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रूल्स अलग रखो, विनर्स को टाइम दो, लूजर्स से फीडबैक लो, और इन्वेस्टिंग के टाइम वोलेटिलिटी को रिस्क मत समझो। आपको उनकी कौन सी लर्निंग सबसे यूजफुल लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि स्मार्ट मनी सीरीज में हम अगले एपिसोड में किसी और लेजेंडरी इन्वेस्टर का माइंडसेट डिकोड करें, उनका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।